वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और उम्मीद करता हूँ आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन के साथ जुड़े होंगे और हमारा शो जो है इस टाइम देख रहे होंगे। नाज़रीन, हमने ब्रेक से पहले जो है बात की थी अबाउट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज होने जा रही है, इसके हवाले से स्क्वाड का जो है ऐलान होने जा रहा है। बाबर के हवाले से ही बात की, उनको मोस्ट प्रोबेबली ले जाया जाएगा। फिर साथ हमने पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट के हवाले से ही बात की। मीर हमजा को जो है इंजरी हुई है, वो आपको हमने पहले अनाउंस किया था, उनकी जगह रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जो स्पिन ट्रैक ही बनाया जाएगा, टर्निंग विकेट ही बनाया जाएगा। लेट्स से हमारे साथ इस वक्त नए गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर शमसुल हक साहब हमारे साथ मौजूद, फिटनेस कंसल्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वॉर्म वेलकम इन द शो। और सीनियर तज्जियाकार भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। सर वेरी वॉर्म वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले क्विकली हम चलते हैं पाकिस्तान के हवाले से। जो पाकिस्तान सीरीज खेल रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट मैच जो है डिसाइडर होगा। बेसिकली पहला और दूसरा टेस्ट मैच जो है 1-1 हो गया और मोस्ट प्रोबेबली अब तीसरा टेस्ट जो है रिजल्ट इसमें आना चाहिए और पाकिस्तान जो है हम उम्मीद करते हैं जीते भी। तो आप क्या पर्सनली बिलीव करते हैं, जो इंग्लैंड ने अपनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट दिया है उसमें वो भी 3 स्पिनर्स के साथ इस दफा जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली टर्निंग ट्रैक ही बनने जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज फेवरेबल तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा होगी? वैसे आपकी क्या इसमें राय है? मेरा ख्याल है सीरीज इस वक्त बहुत जबरदस्त पॉइज्ड है। ठीक है, बहुत जबरदस्त तगड़ा कांटे का मुकाबला जो हमें नजर आएगा। और इंग्लैंड का जो थिंक टैंक है, जाहिर है उसने भी इस सीरीज को उतना ही सीरियसली लेना है जितना पाकिस्तानीज ले रहे हैं। दे आर हेयर, वो यहाँ पर है, दुनिया उनको देख रही है और वो भी देखना चाहेंगे कि आखिर वो क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू पाकिस्तान ने सेकंड मैच विन किया। अगर होम एडवांटेज हमने कैसे कैपिटलाइज किया, जिस जावेद ने बहुत जबरदस्त एक एनालिसिस दिया और आपने देखा होगा आजकल वो एनालिसिस जो है वो पूरे दुनिया में वायरल है कि आप जी जनाब घास उड़ा दें पिच से, आप अपने 3 स्पिनर खिलाएं और आप टर्निंग ट्रैक्स बनाएं और बड़ी आसानी से आप होम जो है वो ले सकते हैं। तो इंग्लैंड भी, उनका थिंक टैंक जो है वो भी और उनके कोचेस जो हैं, उनके कैप्टन जो है वो सारी कंडीशंस का पहले एनालिसिस करते हुए ही अपनी टीम को सिलेक्ट करेंगे। तो जो ऐलान आया 3 स्पिनर्स को खिलाने का, ये बहुत अच्छा एक स्टेप है उनकी तरफ से। वो भी ये देख रहे हैं कि विकेट के अंदर पेस नहीं है, के अंदर जो है वो उस तरह से सीम बॉल जो है वो नहीं आ रहा, विकेट जो है बॉल पिच करने के बाद उतना अच्छा बॉल निकल नहीं रहा, बॉल फिर जिसको हम कहते हैं। तो दे विल डेफिनेटली ट्राई कि एक स्लो पिच के ऊपर फिर ज्यादा एडवांटेज लाइट और दूसरी बात टर्न, इसका ही लिया जा सकता है। इट्स वेरी गुड डिसीजन और एक बार तगड़ा मुकाबला सामने है। ये जरूर है कि इनके बहुत से मेजर कोचेस जो हैं और जो उनके कमेंटेटर्स हैं, नासिर हुसैन और बहुत से, उन्होंने ये बात जरूर कमेंट की है कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज सॉर्ट ऑफ वी फील के हैम्पर्ड है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट या क्वालिटी ऑफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब मैंने 2-3 बार ये ड्यूरिंग मैच सुना कि हम ऐसी विकेट पे खेल रहे हैं जिसमें हमें लग रहा है कि 10वां दिन है, आज 9वां दिन है, एक ही विकेट को रिपीट किया गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इस पर देखना चाहिए, जो खिलाने वाले हैं, जो पिच क्यूरेटर्स हैं, उनको भी देखना चाहिए। क्या स्टेप ले। थोड़ा सा आगे चलते हैं। शमसुल हक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आपको डॉक्टर शम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। खैर, थोड़ा सा इंग्लैंड के हवाले से बात करते हैं। शम साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी सी आपकी कनेक्टिविटी का इशू हो गया था गालबन। खैर, इट्स सॉर्टेड आउट नाउ। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि अब जो नेक्स्ट मुकाबला खेला जा रहा है उसमें आपको पता है 3 स्पिनर्स जो है इंग्लैंड भी खिला रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्पिनिंग ट्रैक ही होगा। लेकिन एक इसमें चीज और भी है, ये ट्रैक जो है मुल्तान का नहीं है, रावलपिंडी का है, तो उसमें ठंड भी थोड़ी सी रावलपिंडी में, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाके हैं, तो थोड़ा सा एक सर्दी वाला इशू भी होता है। तो कई उल्टी चीज ना पड़ जाए कि वो स्पिनर्स खिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन विकेट में पेस के लिए जान हो, फिर क्या करेंगे? आदमी मेरा ख्याल इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो हमने डे लाइट को इस्तेमाल करना। ठीक है, उनके वक्त हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ड्यू फैक्टर, मॉइस्चर फैक्टर वो ज्यादातर डे एंड नाइट मैचेस में आता है और रात के वक्त, यहाँ आप कह लें कोई एक सेशन ऐसा हो सकता है 3 बजे के बाद जहां पर जाके थोड़ा बॉल जो है उसको ग्रिप करने में मसला है या ड्यू फैक्टर थोड़ा हो जाए।
हाँ जरूर है, विंड जो है उसका एक रोल प्ले हो सकता है कि अगर वो वहां उस कंडीशन में उस वक्त हवा और हवा का रुख वो किस तरह का है, वो जरूर बॉल को स्विंग करने में, और जो दो मुख्तलिफ एंड्स हैं पिच के, जो मुख्तलिफ एंड्स हैं उन दो एंड्स पर डिफरेंस आ सकता है, बट बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं सामने आएगा इसमें। तो आपके समझ से पाकिस्तान इज फेवरेट टू विन दिस टेस्ट मैच? आई बिलीव, क्योंकि जी मोरल बहुत हाई है, बड़ी देर बाद हमने ये ली है, और मेरा कहना है कि इस वक्त टीम के अंदर एक बड़ा स्पिरिट मौजूद है। ठीक है। और सोचा जा रहा था कि शायद गालिबन कहीं ना कहीं ग्रुपिंग का एलिमेंट मौजूद है। ठीक है। तो अगर नहीं भी थी, लेकिन इस मैच के जीतने के बाद कम से कम टीम के अंदर ये बात अब पक्की हो गई है कि भाई ग्रुपिंग नहीं थी। अच्छा, तो ठीक है। अगर थी नहीं थी, दोनों चीजें समझिए कि अप्रूट हुई हैं, बहुत हद तक बेहतर हुई हैं। तो आई थिंक एक अच्छा तगड़ा मुकाबला सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक को सिर्फ किसी एक प्लान पर नहीं चलना है। प्लान ए नहीं होगा, इसके लिए प्लान बी, प्लान सी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। हमें ज्यादा नाकामी तब होती है जब हम सिर्फ किसी एक ही प्लान पर चल रहे हैं। लेकिन जितने भी, मुझे आज भी याद है वो कैप्टन जिन्होंने ना अपने पॉकेट की पर्चियां लिखी होती थी। अच्छा। हाँ, अगर जो है ना वो प्लान ए वर्क ना किया तो मैं फिर प्लान जंप करूंगा, क्योंकि लाजमी नहीं है कि अगर मेरी जितनी भी अजम्पशंस हैं या मेरी जितनी भी एनालिसिस है वो ठीक हो, वो उस वक्त प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक गलत भी साबित हो सकता है। बैट सिर्फ अगर स्पिनर के अगेंस्ट वो कंफर्टेबल हो जाए, एक बैट्समैन बात कर रहा हूं, तो वो एक बैट्समैन ही 200 स्कोर मार के आपकी पूरी सीरीज छीन के ले जाए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा, इंग्लैंड स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा फंसती है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कंडीशंस का ही है ना, स्पिनर्स में ही यहीं पे आके उनकी टीम जो है ना वो जरा टफ होती है। मैं आज भी एक वेस्ट इंडीज का मैच देख रहा था, तो बेन स्टोक्स बाकायदा बॉल करने के बाद उस तक गया बैट्समैन तक और उसको उसने बोला है कि आई विल सी यू इन इंग्लैंड। और वो वही फील कर रहा था कि जो प्लेइंग कंडीशन है वो डिफरेंट है, फ्लैट ट्रैक्स हैं, तो फ्लैट ट्रैक्स पे जो है उस तरह से वो बॉल नहीं कर पा रहा था, ही वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। हमें इस फ्रस्ट्रेशन का एडवांटेज लेना चाहिए। हमारा जो थिंक टैंक है उसको ये समझना है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स की साइकोलॉजी क्या है इस वक्त, उस साइकोलॉजी के मुताबिक प्लान ए, बी और सी बनना चाहिए। अगर वो प्लान ए पे काम कर जाते हैं तो फिर आप प्लान बी पे मूव करें फौरन। वो किसी भी तरह का प्लान है, अगर आपने स्पिनर्स लिए हैं फॉर एग्जांपल, और स्पिनर में आपको नजर आ रहा है कि एक एंड से मार पड़ रही है, तो आप दूसरा एंड शुरू कर लेंगे। फिर आप ये देखेंगे अगर बैट्समैन जो है वो अपनी फेवरेट शॉट को हिट करना चाह रहा है, वो कवर ड्राइव है, वो लेग की तरफ पुल करना चाह रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको उसी पर टीज करते हुए आप दो खिलाड़ी पीछे लेते हैं, सर्कल से बाहर निकल जाते हैं, और आप साथ ही उसको इजाजत देते हैं मारो भी खुल के। कहीं पे तो आप मतलब स्ट्रोक मिस करोगे, जो वो स्ट्रोक मिस वहां पे वो हमें एडवांटेज देगा। सो थिंग इज कि आपके पास प्लान्स होने चाहिए। मेरा नहीं मानना, मैं बहुत मतलब इस लिहाज से समटाइम फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूं कि हमारा टैंक एक ही प्लान को क्यों हमेशा समझ रहा होता है, एक ही बाबर आजम क्यों, एक ही नसीम शाह क्यों, एक ही शाहीन अफरीदी क्यों, एक ही साजिद खान क्यों, एक मतलब हमारे पास क्यों हम ये चाह रहे हैं कि एक ही, अब यासिर शाह था तो यासिर शाह क्यों था, बस उसके साथ हमने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, किसी दूसरे स्पिनर का कॉम्बिनेशन नहीं। सर आपके पास बेंच है नहीं, उस तरीके से बेंच है ही नहीं आपके पास, किस तरह 2020 के बॉलर हैं आपके पास, T20 के। यही बात है, सही बात आपने, आप बॉलर निकालते हैं T10 से, T20 डोमेस्टिक से, आप उन्हें कहते हैं खेलो इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, तो वो तो वहां पर जाहिर है उतनी वेराइटी, उतनी कंसिस्टेंसी, उतना डिलीवरीज के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं दे पाते, जाहिर है मार्क। सो प्रॉब्लम इज हमारे थिंक टैंक को ये सोचना है कि वो प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखे। अगर प्लान बी वर्क नहीं करता तो सी पर भी जाए। कैप्टन किसी एक की तरफ उसका उसी वक्त चेहरा नजर आना शुरू हो जाता है, स्पेक्टेटर देख रहा होता है, एक छक्का बजा तो उसका चेहरा नीचे हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई और प्लानिंग नहीं है। आप रोहित शर्मा को देखें,
रोहित शर्मा की आज अभी भी जो कैप्टेंसी चल रही है, आप उस पर गौर करें तो वो अगर 2 स्ट्रोक्स लगे हैं, वो 100 स्कोर लग गया, 150 स्कोर लग गया, स्टिल यू विल सी कि वो प्लान ए बी सी पे काम कर रहा होगा, वो फील्ड चेंज कर रहा होगा, वो अपने बॉलर के पास बार बार जा रहा होगा। अच्छा भी अब फुल लेंथ, अच्छा भी अब ये थोड़ा सा इन स्विंग आना चाहिए ऑफ स्टंप से, अच्छा भी अब ये स्लो डिलीवरी, अच्छा भी अब ये मींस कि वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को उसी के ट्रैप में फिक्स करना चाह रहे होते हैं। बैट्समैन की बात करें, और अगर वो खुद एज अ बैट्समैन सामने आया तो वो तो फिर दुनिया जानती है उसके पास सारे स्ट्रोक्स मौजूद हैं। जब वो खड़ा हो जाए, स्किल इतनी है कि उसके पास भी सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक कवर ड्राइव ही खेल सकता हूं, या मैं सिर्फ जो है एक स्निक या स्नच ही कर सकता हूं, मैं पुल भी कर सकता हूं, मैं उठा के फ्लिक बार भी फेंक सकता हूं। तो प्लान ए बी सी का मसला है एक्चुअली। अभी पाकिस्तान अगर एक ही प्लान पे रहा तो यू विल सी मार पड़ेगी। अच्छा, आगे चलते हैं, शान मसूद के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैप्टनसी की बात हो रही थी, आप क्या समझते हैं अगर शान मसूद ये सीरीज जीत जाते हैं, जो कि चांसेस पाकिस्तान के काफी ब्राइट हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है, तो लेट्स सी पाकिस्तान ये सीरीज अगर जीत जाता है तो शान मसूद को भी रिटेन करना चाहिए एज अ कैप्टन? बिल्कुल रिटेन करना चाहिए। ठीक है, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्यूरेटर्स, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, ये सिर्फ मेरा कमेंट नहीं है, ये उनका कमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही सिर्फ इस वजह से हुई है कि आपको सीरीज से 2 दिन पहले पता लगता है कप्तान कौन है। आप कंसिस्टेंट ही नहीं है डिसीजन मेकिंग्स के अंदर, आप रोजाना सेलेक्टर्स बदल रहे हैं, आप रोजाना ऊपर मतलब बोर्ड चेंज कर रहे हैं, तो इतनी ड्रास्टिक चेंजेस के साथ तो टीम्स बन ही नहीं सकती। आप भूल जाएंगे टीम बन सकती है, टीम तो नहीं बन सकती। गुजारे जरूर हो सकते हैं कि अच्छा चलो इस सीरीज में देखते हैं, तुक्का जरूर लग सकता है, फ्लूक्स लगा सकते हैं, लेकिन टीम्स नहीं बनती। अगर शान मसूद ये सीरीज जीत जाते हैं, या इस सीरीज की परफॉर्मेंस एनालाइज की जाए बाद में कि उस सीरीज उसने क्या पॉजिटिव्स दिए हैं, तो उस पॉजिटिव्स को सामने रखते हुए शान मसूद के आगे अगला टारगेट रखा जाए, वो टीम को बिल्ड करे, उनकी साइकोलॉजी के साथ लेके चले, उनके साथ बैठे, फिर ही हम मतलब एक बेहतर यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मुख्तलिफ प्लेइंग कंडीशंस के अंदर अच्छा परफॉर्म करे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर शमसुल हक साहब मौजूद थे, उन्होंने वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में, उनके अब शुक्रगुजार है कि उन्होंने कीमती टाइम जो है हमें प्रोग्राम में दिया। और नाज़रीन, अगर बात करें अब हमें प्रोग्राम के क्लोजर पॉइंट पे जाना है, इख्तितामिया की तरफ जाना है। पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान ने अपना 3rd टेस्ट खेलना है 24 तारीख से, वो शुरू होगा बहुत प्रॉब्ली, उसकी अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगे यकीनी तौर पर। पाकिस्तान फेवरेट करार पाया जा रहा है इस टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का मोराल हाई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अभी तक परफॉर्म किया है 2nd टेस्ट मैच में, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, और पाकिस्तान उसी तरह अगर परफॉर्म करता है यकीनी तौर पर पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान फैंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बड़ी देर से पाकिस्तान को उस तरीके से कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस दफा हमें खुशी देगा और मुकाबला जीतेगा। तो हम जो है पाकिस्तान टीम को गुड लक कहते हैं, वार्म विशेस कहते हैं ग्रीन टीम को, और यहीं पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अजवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।